नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे सजीव व निर्जीव के अंतिम लेक्चर के बारे में, जिसमें आपका टॉपिक रहने वाला है पोषण के आधार पर। किसके आधार पर भैया? पोषण के आधार पर जीव के प्रकार। आपका टॉपिक है पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल की क्लास में हम इसकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ आए हुए क्वेश्चन भी हम शामिल करने वाले हैं। ठीक है, और आज हम उन क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर लेंगे साथ के साथ। तो पोषण के आधार पर जीव के जो प्रकार होते हैं, आप अच्छे से जानते हो कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है शाकाहारी। कौन सा होता है भैया? शाकाहारी। दूसरा होता है मांसाहारी। कौन सा होता है? मांसाहारी। और अंतिम होता है सर्वाहारी। कौन सा होता है भैया? सर्वाहारी। तो पोषण के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये आप जानते हो, लेकिन इनसे जो क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में बात करिए। हो सकता है कि आपको कुछ नया नजर आए उसमें। तो देखिए, शाकाहारी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? वनस्पति पर। अर्थात आप कह सकते हो कि जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से सीधा प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जो अपना भोजन पेड़ पौधों से सीधा प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन। ठीक है, तो ये सब क्या है भैया? शाकाहारी होते हैं। जो अपना भोजन सीधा वनस्पति से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि रूमिनेंट या रोमंथी जंतु किनको कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सीटेट में पूछा गया है और यूपी टेट में पूछा गया है कि रूमिनेंट या रोमंथी जंतुओं की श्रेणी में किनको रखा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि ऐसे जंतु, पहचान बता दूं मैं आपको, ऐसे जंतु जो भोजन करने के बाद जुगाली करते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन करने के बाद जुगाली करते हैं या अपना मुंह चलाते रहते हैं, वो किसकी श्रेणी में आते हैं? रूमिनेंट या रोमंथी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन। तो ये सभी कौन सी श्रेणी में आते हैं भैया? रूमिनेंट या रोमंथी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला है मांसाहारी। तो मांसाहारी किनको कहा जाता है? ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अन्य जंतुओं को मार करके खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। जैसे बाघ, शेर। ठीक है, तो ये किसकी श्रेणी में आते हैं भैया? मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। और सर्वाहारी, ऐसे जंतु जो अपना भोजन वनस्पति से भी प्राप्त कर सकते हैं और अन्य जंतुओं को मारकर भी खा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। और इसका बेस्ट और मोस्ट एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य है। ठीक है, तो मनुष्य को क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। ये जंतुओं को भी खा जाता है और वनस्पति को भी खा जाता है। ठीक है, तो पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी, ऐसे जंतु जो अपना भोजन वनस्पति से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो अपना भोजन अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो अपना भोजन वनस्पति से और अन्य जंतुओं से किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। शाकाहारी का उदाहरण क्या है? गाय, भैंस, बकरी, हिरन। मांसाहारी के उदाहरण क्या होते हैं भैया? बाघ, शेर। और सर्वाहारी का उदाहरण क्या है? मनुष्य। ठीक है,
इसमें मोस्ट क्या बनता है, रूमिनेंट जंतु या रोमंथी जंतु की श्रेणी में किनको रखा जाता है। ठीक है, तो रूमिनेंट या रोमंथी की पहचान मैंने आपको बता दी है। ऐसे जंतु जो भोजन करने के बाद क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट या रोमंथी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गाय, भैंस, हिरन, बकरी, ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं, रोमंथी या रूमिनेंट जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट। ध्यान रखना, ये मैं जो आपको करा रहा हूं ये मैं आपको यही याद करा दूंगा और इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, यानी कि सजीव जगत को विटकर के अनुसार, किसके अनुसार, विटकर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भैया, 5 भागों में बांटा गया है। सजीव जगत को विटकर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। क्रम याद रखना। ठीक है, क्रम क्यों याद रखना अभी बताते हैं। देखो, मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है भैया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये क्रम क्या कहलाता है, जाति व्रत संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, जाति व्रत संबंध कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि जाति व्रत संबंध का क्रम क्या है। ठीक है, तो आपको देगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यदि इस क्रम में दिए हुए हैं तो वो ऑप्शन सही है, और यदि इस क्रम में नहीं दिए हुए हैं तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो ध्यान रखना, जाति व्रत संबंध मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, अब देखिए आराम से समझना, क्योंकि ये पांचों बहुत मोस्ट है और इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी अपने आप में मोस्ट हैं, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मोनेरा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है भैया, एक कोशिकीय, अर्थात एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। प्रोटिस्टा जो होता है वो भी कैसा होता है भैया, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो दोनों कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। मोनेरा कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। प्रोटिस्टा कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, फिर इनमें अंतर क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोनेरा कैसा होता है, एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा भी कैसा होता है, एक कोशिकीय। ठीक है, अब देखिए मोनेरा जो होता है उसमें कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कौन सी होती है भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी इसमें जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोट केंद्रक होता है। अभी बात करेंगे इसके आराम से। जबकि प्रोटिस्टा जो होता है इसमें जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोट होता है। कौन सा होता है, यूकैरियोट। तो जो बायोलॉजी के हैं वो तो आराम से समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है, लेकिन जो मैथमेटिक्स साइड से हैं उनके लिए अपन इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। देखिए, आपकी एक कोशिका है और एक इस कोशिका के मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में क्या भरा रहता है भैया, कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर में मान लेता हूं, एक कोशिका है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, बीच में क्या उपस्थित है, केंद्रक उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए यदि इस केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, यदि इस केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है तो उस केंद्रक को कहते हैं सुविकसित केंद्रक। सुविकसित यानी अच्छी तरीके से विकसित, और उसको कहा जाता है यूकैरियोट केंद्रक। ठीक है, और वो कोशिका क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। बात समझ में आ गई, यानी कि यदि केंद्रक के चारों ओर झिल्ली उपस्थित है तो उस केंद्रक को क्या कहा जाएगा, यूकैरियोट, और कोशिका क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। बात समझ में आ गई। लेकिन यदि केंद्रक के चारों ओर झिल्ली उपस्थित नहीं हो, यदि केंद्रक के चारों ओर झिल्ली उपस्थित नहीं हो तो उस केंद्रक को क्या कहते हैं हम, प्रिमिटिव या प्रोकैरियोट।
प्रो माने कह सकते हैं पुराना, आद्य प्रकार का, यानी केंद्रक के चारों ओर क्या उपस्थित नहीं है, उस टाइम झिल्ली उपस्थित नहीं है। और वो जो कोशिका होती है उस कोशिका को क्या कहा जाता है भैया, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। यानी कि जब केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है तब उसको कहा जाता है सुविकसित केंद्रक, और कोशिका क्या कहलाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन जब केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती तो उसको कहा जाता है प्रोकैरियोट, और कोशिका क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। बात समझ गए। तो आपका जो मोनेरा होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि प्रोटिस्टा जो होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। दोनों ही कैसे होते हैं, एक कोशिकीय एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई जो होता है भैया वो कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है, बहुकोशिकीय। प्लांटी भी कैसा होता है भैया, बहुकोशिकीय होता है। एनिमेलिया भी कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। बात समझ में आ गई। यानी कि इसमें जो जीव का शरीर होता है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। प्लांटी भी कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। एनिमेलिया भी कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। ऐसे इधर आ जाओ, फंजाई में जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोट होता है। कैसा होता है भैया, यूकैरियोट। प्लांटी में जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोट। और एनिमेलिया में जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोट होता है। समझ गए होंगे। केवल आपको दो क्वेश्चन यहां से बनने हैं कि मोनेरा में कोशिका कैसी है, एक कोशिकीय है। प्रोटिस्टा में कोशिका कैसी है, एक कोशिकीय है। मोनेरा में केंद्रक कैसा है, प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा में कैसा है, यूकैरियोट। ठीक है, बाकी सभी में कैसे हैं, सेम है, बहुकोशिकीय और यूकैरियोट। अब बात करते हैं इनके उदाहरण के बारे में। क्वेश्चन क्या बनेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले उदाहरण क्या देख लेते हैं। तो देखिए, मोनेरा में किसको रखा गया है, विषाणु को, यानी कि वायरस को और जीवाणु को। मोनेरा में किसको रखा गया भैया, विषाणु और जीवाणु को। ठीक है। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, प्रोटोजोआ को रखा गया है। किसको रखा गया है, प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। ये याद रख लेना, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा को किस में रखा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है जिनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप आराम से समझिए कि मोनेरा में किसको रखा गया है, विषाणु को, जीवाणु को। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ में क्या है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनको। ठीक है। फंजाई, फंजाई में जैसे कवक, फफूंदी, इनको रखा गया है। प्लांटी, प्लांटी में किसको रखा गया है, पादपों को। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को किस में रखा गया है, प्लांटी में रखा गया है। और एनिमेलिया में किसको रखा गया है, समस्त जंतुओं को रखा गया है। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, मोनेरा में किसको रखा गया, विषाणु को, जीवाणु को। लेकिन मोस्ट ध्यान याद रखना, मोनेरा में रखा गया भैया BGA को। किसको रखा गया है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी को। किसको रखा गया, BGA को। ठीक है। इसके अलावा प्लांटी में क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए किसको रखा गया, ब्रायोफाइटा को। किसको रखा गया है, ब्रायोफाइटा को। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि जलीय ब्रायोफाइटा कौन सा है, जलीय ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है, कौन सा होता है भैया, रिक्सिया फ्लूटेंस। कौन सा होता है, रिक्सिया फ्लूटेंस। किसका उदाहरण है, जलीय ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। कई जगह पूछा गया है, सीधा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सीधा, जो कि त्यों रख देगा आपके लिए कि रिक्सिया फ्लूटेंस किसका उदाहरण है, या फिर जलीय ब्रोफाइटा का उदाहरण कौन सा है। तो क्या उत्तर होगा, रिक्सिया फ्लूटेंस। ठीक है। ऐसे ही टेरिडोफाइट से क्या बनता है, ध्यान देना,
कि सभी में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा। यानी आप कोई भी पेड़ पौधा जंतु कुछ भी बनाओगे उगाओगे तो किसकी जरूरत पड़ती है? बीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन टेरिडोफाइट या फर्न ऐसा है जिसमें बीज की जगह किसका प्रयोग किया जाता है भैया? बीजाणु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बीजाणु का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसमें बीज के स्थान पर बीजाणु के द्वारा प्रजनन किया जाता है? तो क्या उत्तर होगा इसका? फर्न या टेरिडोफाइटा। बात समझ में आ गया? जिसमें बीज की जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? बीजाणु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके ध्यान रखना, मोनेरा विषाणु, जीवाणु, बीजीय, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई में कवक, फफूंद, प्लांटी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या आएगा? जलीय ब्रायोफाइटा, रिक्सिया फ्लूटेंस। और टेरिडोफाइटा में ध्यान रखना फर्न, जिसमें बीज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है भैया? बीजाणु का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, सरल है, उदाहरण याद रखने हैं, कोई ऐसा विशेष काम नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट है वो याद रखने वाली बात क्या है कि मोनेरा में जो जनन होता है, क्वेश्चन कराऊंगा, बार बार बोल रहा हूं, लेकिन पहले आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि इनमें क्या अंतर होता है। तो मोनेरा जो होता है भैया, उसमें जो जनन होता है वो केवल कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। ध्यान रखना, मोनेरा जो होता है उसमें केवल कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें अलैंगिक के साथ साथ कौन सा जनन भी पाया जाता है? लैंगिक जनन भी पाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो मोनेरा में जनन जो होता है कौन सा होता है? केवल अलैंगिक जनन होता है। जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी मोनेरा। तो केवल अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है? मोनेरा में पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में होती है भैया, प्रोकैरियोट कोशिका किस में होती है, और ऑप्शन आपके लिए ये दे रखे हैं, तो आप जानते हो कि प्रोकैरियोट कोशिका केवल किस में होती है? मोनेरा में होती है। बाकी की किस में क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं तने के आधार पर। तो ये आपको याद रखने हैं भैया, विशेषकर याद रखने। अब बात करते हैं तने के आधार पर। तने के आधार पर पौधों के प्रकार, केवल हम बात कर रहे हैं 6 to 10th की, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन अपने बुक्स में बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन अपन लेकर के चल रहे हैं, और जब हम क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में तो हम सारे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो तने के आधार पर जो पादप होता है वो कितने प्रकार का होता है भैया? 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है? वृक्ष। कौन सा होता है? वृक्ष होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? झाड़ी। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? शाक। चौथा कौन सा होता है? जमीन पर रेंगने वाले, कुछ तने ऐसे होते हैं बिल्कुल जमीन से सट करके चलते हैं। और एक होता है आरोही। आरोही तने कौन से होते हैं भैया? जो किसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, और उनमें आपको पता है कि जो तना होता है, तना उनका जो तना होता है पतले तंतु के रूप में होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम प्रतान कहते हैं। पतले धागे के रूप में बढ़ता जाता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। तना जो होता है बिल्कुल पतले धागे के रूप में होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। और ये किसी भी वृक्ष से लिपट करके ऊपर चढ़ता जाता है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? लता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? लता के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल देख लेते हैं वृक्ष से।
तो आप जानते हो वृक्ष क्या होता है भैया? वृक्ष जिसमें जो पौधा होता है, ठीक है, तो पौधा क्या होता है वृक्ष में? वृक्ष का तना आप जानते हो मोटा होता है, ठीक है, काफी बड़े ऊंचाई लंबाई तक जाता है, कई वर्षों तक जीवित रहता है। उदाहरण के लिए आप याद रख सकते हो बरगद, इमली, नीम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? वृक्ष के उदाहरण हैं। तना कैसा होता है? मोटा होता है, मजबूत होता है, कई वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक है। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि गूलर या जो बरगद होता है, इसमें जो परागण होता है वो कौन सा परागण पाया जाता है? ध्यान रखना, कीट परागण पाया जाता है। कई बार पूछा गया है, इसलिए चर्चा करना जरूरी है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सा परागण होता है? कीट परागण होता है। कौन सा परागण होता है भैया? कीट परागण होता है। परागण किसे कहते हैं आप जानते हो? एक बीज को, पौधे के बीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, तो किसके द्वारा? कीट के द्वारा पहुंचाया जाता है, कीट परागण होता है, ठीक है। झाड़ी में क्या होता है आप जानते हो कि जैसे एक तना है इस तरीके से लगा हुआ है, तो यहां से कई छोटे छोटे हमें तने निकलते हुए ऐसे नजर आता है कि कई सारी शाखाएं निकलती हुई नजर आती हैं। तना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जितना भी होता है मजबूत होता है। इसका जो तना है ज्यादा नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है कैसा होता है भैया? मजबूत होता है, जैसे गुलाब में होता है। इसके अलावा करौंदा, बोगनविलिया, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? झाड़ी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें तना छोटा होता है, ज्यादा छोटा भी नहीं, ठीक होता है, मध्यम साइज का, लेकिन मजबूत होता है और उसके नीचे से अनेक शाखाएं निकलती हुई नजर आती हैं, ठीक है। साग में आप जानते हो कि तना बिल्कुल नरम होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, जैसे कि सरसों। केवल तने के आधार पर हमें इतना ध्यान रखना है बस, तना मजबूत, इसमें भी तना मजबूत होता है लेकिन कम साइज का होता है। साग, इसमें तना ज्यादा बड़ा भी नहीं होता और नरम होता है, जैसे कि सरसों। जमीन पर रेंगने वाले कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जमीन पर रेंग करके तना चलता है, जैसे कि पुदीना। तना बिल्कुल भी इतना मजबूत नहीं होता कि खड़ा हो सके, ठीक है, तो जमीन पर लेट करके चलता है, ठीक है, जैसे कि पुदीना। आरोही अभी बताया है, इसमें तना एक पतले तंतु के रूप में होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रतान कहते हैं। और ये लिपट करके क्या बढ़ता जाता है? ऊपर बढ़ता जाता है, जिसको किसके रूप में जाना जाता है? लता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है केवल आरोही से कि पूर्ण, एक तो आपका ये याद रखना है प्रतान, एक है पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण क्या है? तो क्या उदाहरण है इसका? अमरबेल। पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण क्या होता है? तो क्या उदाहरण होता है भैया? अमरबेल उदाहरण होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूर्ण स्तंभ परजीवी आप समझ गए, जो पूरी रूप से स्तंभ पर, तने पर परजीवी के रूप में रहता है, ठीक है। तो जैसे तना है कोई, उससे लिपट करके बढ़ता है और उसी से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, उसी से क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। और धीरे धीरे वो तना बिल्कुल क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या लिपटी रहती है? अमरबेल लिपटी रहती है, ठीक है। तो तने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, वृक्ष, झाड़ी, शाख, जमीन, आरोही। वृक्ष तना मजबूत, झाड़ी इसमें तना मजबूत रहता है लेकिन छोटा रहता है, शाख इसमें तना नरम रहता है, जमीन इसमें तना रेंग कर चलता है, आरोही इसमें तना एक पतले धागे के रूप में पाया जाता है। वृक्ष बरगद, इमली, नीम, झाड़ी गुलाब, करौंदा, बोगनविलिया, शाख जैसे सरसों, धान, जमीन पर रेंगने वाले जैसे कि पुदीना, आरोही आपको बताया था जैसे कि अमरबेल है, इसमें भी क्या होता है? क्या होता है इसका? अमरबेल में क्या होता है? पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है, ठीक है। पूर्ण स्तंभ परजीवी से मतलब है कि पूर्ण रूपेण से किस पर? परजीवी के रूप में पाया जाता है, स्तंभ पर परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। एक इसमें आप मोस्ट एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, रखना चाहो तो। आरोही में जैसे करेला भी होता है, लेकिन सबसे मोस्ट जो एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, कल इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे, ध्यान रखना, इसमें जो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है वो है मनी प्लांट।
सबसे मोस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जो किसकी श्रेणी में रखा जाता है, आरोही पौधे की श्रेणी में रखा जाता है। कल की क्लास में जब क्वेश्चन होंगे तो इसका जिक्र जरूर किया जाएगा। मनी प्लांट को किस में रखा जाता है, आरोही पौधों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए भैया, अगला है वास या स्थान के आधार पर। वास या स्थान के आधार पर वास या स्थान से मतलब है कि कहां पर कि कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो वास या स्थान के आधार पर कई प्रकार के होते हैं मोस्टली, लेकिन मेन रूप से हम कुछ की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले जलोदभिद। तो जलोदभिद क्या होता है, जब पौधे किसके अंदर पाए जाते हैं, जल के अंदर पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जलोदभिद कहा जाता है, ठीक है। विशेषता क्या होती है इनकी, जल के अंदर पाए जाते हैं तो तना कैसा होता है भैया, इनका खोखला तना होता है। कैसा तना होता है, खोखला होता है, ठीक है। पत्ती पर मोम के समान संरचना पाई जाती है। किसकी समान संरचना पाई जाती है, मोम के समान, ठीक है। तना खोखला, पत्ती पर मोम के समान संरचना। और जड़ें जो होती हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है, मूल गोप नहीं पाया जाता है, रूट कैप नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना, क्या नहीं पाई जाती है, रूट कैप, ठीक है। तो ध्यान रखना, तना कैसा होता है, खोखला होता है। पत्ती पर किसके समान संरचना पाई जाती है, मोम के समान। और जड़ों में क्या नहीं पाई जाती है, मूल गोप नहीं पाई जाती है। तीनों लाइन, तीन क्वेश्चन, ठीक है। उदाहरण के लिए जलकुंभी, उदाहरण इसका ध्यान रखना, जलकुंभी, लेमना, पिस्टिया, ये सभी इसको उदाहरण है, ठीक है। तो जलोदभिद, तना खोखला, पत्ती पर किसके समान संरचना, मोम के समान संरचना। जड़ों में क्या नहीं पाई जाती है, मूल गोप नहीं पाई जाती है। उदाहरण जलकुंभी, लेमना और पिस्टिया, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें तो मरोदभिद। मरोदभिद, ठीक है। तो मरोदभिद में आप जानते हो कि जो तना होता है कैसा था, मोटा मासल, ठीक है। पत्ती नुकीली कांटेदार, पत्ती कैसी होती है भैया, नुकीली कांटेदार होती है, ठीक है। और जड़ें कैसी होती हैं, अत्यधिक लंबी होती हैं। कैसी होती हैं, अत्यधिक लंबी होती हैं, ठीक है। तना मोटा मासल, पत्ती नुकीली कांटेदार, जड़ें अत्यधिक लंबी। इसकी वजह क्या है, आप जानते हो कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार क्यों होती हैं, क्योंकि जिससे बाष्पोत्सर्जन में क्या आ जाए, कमी आ जाए। क्योंकि पहले से ही मरोदभिद में क्या होता है, जल की कमी होती है। और पत्ती जब इनकी कांटेदार होंगी तो बाष्पोत्सर्जन में क्या आती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो इनका उदाहरण क्या आप जानते हो, नागफनी, डंडाथोर, ठीक है। ये सभी इनके उदाहरण है। किसमें आते हैं, ये मरोदभिद पादपों की श्रेणी में आते हैं। तो जलोदभिद, मरोदभिद। अगला देखते हैं। तो आप याद रखना कि हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन बनाती है। एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिससे कि आपके लिए क्वेश्चन ना पूछा जाए, ध्यान रखना, ठीक है। अगला हम बात करते हैं समोद्भिद पादप। कैसे पादप भैया, समोद्भिद पादप। समोद्भिद, सम, ध्यान रखना, सम से मतलब है वातावरण एक समान बना रहे, यानी कि जहां पर लगभग जल ठीक ठाक होता है, औसत जल की अवस्था होती है, यानी कि ना जल कम रहता है ना जल अधिक रहता है, औसत जल की अवस्था रहती है समोद्भिद पादपों में, ठीक है। जैसे कि पपीता, बांस, ये होते हैं। ये पौधे अधिकतर ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां जल ठीक अवस्था में रहता है, ठीक है। ना तो बिल्कुल ही मरोदभिद स्थिति हो, ना ऐसी हो कि जलोदभिद पादपों की स्थिति हो। क्या कहलाते हैं, समोद्भिद पादप कहलाते हैं, जहां पर औसत जल की अवस्था होती है। और कई बार तो आप कह सकते हो कि सघन जल भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये जल के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, किनारों पर रहते हैं। तो समोद्भिद पादप जहां एक समान वातावरण पाया जाता है, ठीक है, औसत जल या सघन जल। और क्या उदाहरण के, पपीता और बांस, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जैसे दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले। तो दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या आते हैं भैया, मैंग्रोव वनस्पति, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है।
मैंग्रोव वनस्पति तो ये किस में पाए जाते हैं? दलदली क्षेत्रों में, ठीक है। तो जहां दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी कहलाती है? मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। एक होते हैं अधिपादप। कौन से होते हैं भैया? अधिपादप। अधिपादप क्या होते हैं? ऐसे पादप जो पादप के ऊपर पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे पादप जो पादप के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पादप से पोषण ग्रहण करते हैं, उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये पादप के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका आर्किड। क्या एग्जाम्पल है भैया इसका? आर्किड। मोस्ट ध्यान रखना, अधिपादपों का एग्जाम्पल क्या हो गया? आर्किड। दलदली क्षेत्रों में क्या हो गया? मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है। समुद्रविद का क्या हो गया? जैसे पपीता, बांस। जलोदविद का क्या हो गया? जैसे जलकुंभी, लेमना, पिस्टिया। मरोदविद का क्या हो गया? जैसे नागफनी, कैक्टस, डंडाथोर। किसके उदाहरण है? मरोदविद के उदाहरण है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अंतिम और लास्ट की यदि हम बात करें तो कौन से होते हैं? जीवन काल के आधार पर। किसके आधार पर? जीवन काल के आधार पर। तो जीवन काल के आधार पर पौधे भैया 3 प्रकार के होते हैं। एक तो 1 वर्षीय पौधे, एक द्विवर्षीय पौधे और एक बहुवर्षीय पौधे, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखना, आज हम इसको समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आएगा जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा आते हैं। और जब हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम हम कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा का सामान्य परिचय जरूर पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद कल हम इनके क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो 1 वर्षीय पौधे क्या होते हैं भैया? 1 वर्षीय से मतलब होता है एक मौसम या कभी कभी एक पूरा बरस, यानी एक मौसम या एक वर्ष में अपना जीवन काल पूरा करते हैं। क्या कहलाते हैं ये? 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे सरसों, गेहूं, धान, ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? 1 वर्षीय पौधों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। द्विवर्षीय पौधे ऐसे पौधे जो 2 वर्ष या 2 मौसम में अपना क्या करते हैं? जीवन चक्र पूरा करते हैं। एक मौसम में तो उनमें क्या आते हैं? जड़, तना, पत्ती आते हैं। और दूसरे मौसम में क्या आते हैं? फूल और फल आते हैं। तो 1 वर्षीय जो एक मौसम या 1 वर्ष में अपना जीवन काल पूरा करते हैं, सरसों, गेहूं, धान। 2 वर्षीय 2 वर्ष या 2 मौसम में अपना जीवन काल पूरा करते हैं, जड़। तो इनमें क्या होता है? पहले मौसम में जड़, तना, पत्ती आएगी, अगले मौसम में क्या आते हैं? फूल और फल आते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना? प्याज व गोभी की प्रजातियां। प्याज और गोभी की प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं भैया? द्विवर्षीय होती हैं। और बहुवर्षीय आप जानते हो, ऐसे पौधे जो कई वर्षों तक खड़े रहते हैं, कौन से कहलाते हैं? बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे कि बरगद, नीम, बबूल, कई भी प्रकार के पौधे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है, ठीक है। आपको यदि अपनी क्लास में पढ़ने में आनंद आता है, ठीक है, या अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। और इनके जो क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में जरूर पूरा करेंगे। नोट्स आपको आपके ग्रुप में PDF ग्रुप में डेली दिए जा रहे हैं। और जो भी भाई नए हैं वो नीचे लिंक दी गई है, लिंक के जरिए ग्रुप में जुड़ जाएं, जहां पर आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सब कुछ निःशुल्क है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।